हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। और देखो, जो लोग भी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, भाई एक तो आपको पता है डेट एक्सटेंड कर दी गई फॉर्म भरने की, ठीक है। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है भाई साहब फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे, इसके लिए ही हमने शुरुआत में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है। और देखो, अभी और सेट आप करोगे, जैसे आज के सेट में आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाई पड़ेंगे जो आपने अभी तक जो हम लोग सेट किए हैं उसमें नहीं देखा है आपने। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी सवाल पूछे गए थे, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हो निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो एक बार सभी साथी सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। कॉपी पेन नहीं लिया है तो फटाक से कॉपी पेन उठा लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सॉल्व करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। और कमेंट करके बता देना वॉइस वगैरह ओके है। और जो शाम के 6 बजे टॉपिक वाइज क्लास हो रही है उसको सभी लोग जो है टाइमली अटेंड किया करो भैया, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि उनका HCF 8 है तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें, यानी कि LCM आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर संख्याओं का अनुपात आपको बताया गया, HCF 8 दिया गया, आप एक काम कर सकते हो, आप सारी संख्याएं पता कर लो, या फिर इनका देखो आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम आपका सीधा क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट अगर बात करी जाए तो एलसीएम हो जाएगा 1 × 2 × 3, और जो यहां पे आपका HCF दिया गया यानी कि 8 का आप करा लोगे गुणा, तो 48 आपका डायरेक्ट आंसर है। अगर किसी को और बेसिक से समझना है तो एक बार ध्यान दीजिए, उसको भी बता देता हूं। बाकी आंसर तो डायरेक्ट आपका 48 था, यानी कि 48 था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रोनी मेहता को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और किसी का भी अगर आज जन्मदिन है आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज जो है सारे सवालों का आंसर आपका सही होना चाहिए। बाकी मैं क्या कह रहा था, अगर आप संख्या कैलकुलेट करोगे, आप नंबर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 8 का गुणा कराओगे, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 16 हो गया और ये आपका 24 हो गया। इस तरह से भी आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जितने लोग क्लास में हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दें भाई साहब। आंसर आप बताया करो, ये नहीं कि चुपचाप से बैठ गए, ठीक है, और आंसर वगैरह बता नहीं रहे हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, बताइए। गगन यादव आरा वाले, स्वागत है आपका क्लास में, बाकी लोगों का भी स्वागत है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो मैं बार बार आपको कहता हूं, कोई पूरी क्लास कोई एक आंसर बता रही हूं, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस सवाल में कई लोगों को लग रहा होगा 36 और कई लोगों को लग रहा होगा 24, तो अपना अपना आंसर बताओ ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। डाउट क्लियर होने का मतलब क्या है भैया, 24 गलत है। आप प्रश्न को कुछ ज्यादा ही आसान बना देते हो, बोले सर 2 गुना हो रहा है, ठीक है, तो क्या कर देते हैं 12 कर देते हैं, और 4 गुना हो जाएगा तो 24 कर देते हैं, ठीक है। अब कई लोग 36 पे शिफ्ट हो गए होंगे, 24 सही है, 36 आपका गलत है। बोले सर क्या कर रहे हो भैया, 36 आपका कब होता, जब ये सवाल आपका साधारण ब्याज का होता। बात को समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का होता तो आपका आंसर 36 होता, तो 36 वालों आपका आंसर गलत है। सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, तो सीधा क्या होगा, 12 साल में आपका पैसा हो रहा है 2 गुना, तो बोला गया है 4 गुना, यानी कि घात जो है 2 गुना हो गई, ठीक है। तो समय भी क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, 12 × 2 यानी कि आपका ये 24 हो जाएगा। 24 यहां पे क्या है, राइट आंसर है। अब लगे हाथ आपको समझा देता हूं, अगर ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट का होता तो हमारा कंसेप्ट कैसे काम करता। ध्यान से समझना,
अगर ये सवाल साधारण ब्याज का होता तो 12 साल में 2 गुना होने का मतलब है 12 साल में 100% का ब्याज मिलता, फिर अगले 12 साल में भी 100%, अगले 12 साल में भी 100%, यानी कि 4 गुना करने के लिए आपको 300% का ब्याज चाहिए होता, तब 12 गुणे 3 आपका आंसर 36 होता। तो एक बार कमेंट करके बताओ जिनका आंसर 36 आया था, आपको बातें समझ में आई भैया 36 क्या है, गलत है। सही कब होता, जब यह सवाल आपका साधारण ब्याज का होता। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज देखो मतलब कई 2-3-4 सवाल आपको ऐसे दिखेंगे जो अब तक के आप प्रीवियस ईयर पेपर में नहीं देखे होंगे, जो मैं डिस्कस आपको कराया हूं। ठीक है, तो कैलकुलेट करिए और बता दीजिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सॉल्व करके बताएं। 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 9 और 25 की पावर x 5 की पावर y इक्वल टू 625 है, तो x कॉमा y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y की वैल्यू पूछी जा रही है। बताइए। युक्ति, अमित, पवन, सतेंद्र, रोहित, वेद, अनु, पंकज यादव जी, देखो जिस भी टॉपिक के सवाल नहीं बन रहे, इसका मतलब या तो आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, या फिर उसके बेसिक क्लियर नहीं है, या फिर उसका रिवीजन करने की आवश्यकता है अगर आपने पढ़ रखा है तो। जैसे यही सवाल कई लोगों से नहीं बनेगा जबकि है आसान। देखो, घातांक तथा करणी में आप पढ़ते हो, अगर आधार समान है, ध्यान से सुनना, आधार बराबर है तो क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 9 का मतलब 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि x और y का जो जोड़ है वो 2 के बराबर है। अब देखो आंसर आपका यहीं से आ गया, सिर्फ एक समीकरण आपने सॉल्व किया। मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, एनटीपीसी के पेपर में कई सारे अच्छे सवाल तो आए, बट ऑप्शन उन्होंने उतना अच्छा नहीं दिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे यहां पर देखो, इनका जोड़ 6 है, यहां पे एक्स वाई का जोड़ 3 है, -2 है, जबकि पहले ही समीकरण से आपको पता चल गया x प्लस वाई 2 के बराबर है। बट समझने के लिए, सीखने के लिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो आधार हम लोग 5 बनाएंगे, क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 2x इंटू 5 की पावर y, और 625 का मतलब क्या है, 5 की घात 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस का y, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, इक्वल टू 5 की पावर 4, तो 2x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहां पर सिंपल आपके पास 2 समीकरण है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा और समीकरण नंबर 2 आपका ये रहा, पहला दूसरा। यहां से आप क्या करो भाई, इसमें से घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बताइए, क्लियर है, समझ में आ गया है? हाँ, डायरेक्ट का मतलब देखो, अब डायरेक्ट तो मैंने यहां पे भी बताया, अब ये सब मत बताओ डायरेक्ट। जब मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो इसका मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। बाकी डायरेक्ट तो आंसर वो देखने के साथ ही आपको दिख रहा था, x प्लस वाई की वैल्यू 2 है, एक ही ऑप्शन में वैसा दिया गया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ प्राप्त हो सके? बताइए, ताकि क्या हो, 5% का प्रॉफिट हो सके। कैलकुलेट करके बताएं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ प्राप्त किया जा सके? तो सिंपल क्या है भाई, कीमत को 5% आप बढ़ा दो, तो 5340 जो है, ठीक है, इसका 5%। अब कैलकुलेट करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। हम लोग 1/20 भाग कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 चला जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका चला जाएगा 2 बार,
और फिर ये आपका 6 बार 7 बार, यानी कि इकाई का अंक 7 आएगा। एक ही ऑप्शन दिया गया है 5607, तो यही क्या होगा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमने क्या किया भाई, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, अगर लॉस हो रहा होता यानी कि हानि हो रही होती तो आप क्रय मूल्य में से हानि घटा देते। तो यहां पे क्रय मूल्य में जितने रुपए का फायदा है उसको आपने जोड़ लिया, सिंपल। ठीक है, आ जाओ आगे। ये भी देखो, आप देख रहे होगे हर सेट में त्रिकोणमिति के सवाल आए हैं, तो अगर आप पूरे मैथ के क्वेश्चन करना चाहते हो तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। शेर और पैर नहीं, आप सिर और पैर। देखो सिर और पैर वाले सवाल मतलब बहुत बार कराया हूं, वो भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं वही पेपर, अब जो मैं सेट आपको करा रहा हूं इन सब में नहीं आया। मैं आपको यहां पे क्या लिखा है, ये एनटीपीसी 2021 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उस सेट में नहीं पूछा गया था। ठीक है, बाकी आप अगर पुराने प्रैक्टिस सेट उठाकर देखोगे जो और पहले हुए हैं उसमें आपको सिर और पैर वाले सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सिंपल। चलो थोड़ी सी आपकी सहायता कर देता हूं भाई। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p होती है, जो कि यहां पे दिया गया 2 cos थीटा, तो आपको इतना तो पता चल चुका है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा क्या होगा, p स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2। यहां तक तो देखो आपको पता है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। कैसे भाई, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, और 2 आप यहां पे जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इसकी वैल्यू बराबर होती है किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर। तो 2 cos 2 थीटा क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखो, जैसे जो पहली बार पढ़ रहा है, तैयारी करना चाह रहा है, भाई आपको 2 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में मिले। एक तो अलजेब्रा से रिलेटेड, यहां पे मैंने जो बताया कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका क्या होगा, p स्क्वायर माइनस का 2 होगा। ठीक है, दूसरा आपको त्रिकोणमिति का पता चल गया कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 जो है वो cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो उसको नोट कर लो, कम से कम जब आगे आपको मिले तो आप वहां पे बना सको। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेट करके बता दें। ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। थ्री बाई 5 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 6 सारे के सारे जोड़ दे दिए गए हैं। तो इनसे कोई पूछे ये ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब है, छोटा और मझला ब्रैकेट लगाने का, जब आप सब जोड़ ही रहे हो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5, और गुणे में ये कितना आ जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। 11 11 22, 3 25 और 3 आपका ये 28 हो गया। तो 28 गुणे 3 हो जाएगा 84/5। ठीक है, 5 से आप डिवाइड करोगे ये आपका 16 हो जाएगा। तो 16 सही 4/5 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 16 सही 4/5 आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 182.25 का वर्गमूल कितना होगा, 182.25 का वर्गमूल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब पता दशमलव, तो चलो ठीक है, पहले आप इसका रूट पता कर लो, या फिर देखो आप कुछ मतलब शॉर्टकट लगा सकते हो मेरे भाई। कैसे, लास्ट में 25 है, यानी कि दशमलव के बाद सिर्फ 5 आएगा, ये दोनों ऑप्शन। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं इसका वर्ग कराऊंगा, एक बार को सोचना, अगर हम इसका वर्ग कराएंगे क्या होगा, दशमलव 4 स्थान पे लगेगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, बच गए ये दोनों ऑप्शन। ठीक है,
अब मैंने आपको समझा रखा है कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उसका वर्ग आप कैसे कैलकुलेट करते हो भाई। लास्ट में तो 25 आएगा, 8 का अगला नंबर है 9, तो 8 गुणे 9 कितना हो जाएगा 72। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो। तो यहां पे 12 गुणे 13 क्या होगा भाई, 12 गुणे 13 में इकाई का अंक आए, मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 12 इंटू 13 में। देखो अगर ये इसका वर्ग होता तो 12 गुणे 13 होता, तो यहां पे 6 आता, तो ये 6 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है, बात खत्म। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे जो है जैसे कुछ शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जहां पे आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, ये तो आसान डाटा था भाई, लास्ट में 5 वगैरह दे दिया गया था। अगर कुछ ऐसा डाटा ना दिया जाए तो आप वहां पे कैसे सॉल्व करोगे उसको हम लोग आगे सीखेंगे। चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और हर एक प्रश्न को सभी लोग ट्राई किया करो, कोई भी ऐसा ना हो कि आप देख के डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि पेपर में देखो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको आता है उससे भी काम नहीं चलेगा, सवाल बनाना पड़ेगा। ठीक है, पवन, अमित, वेद, टेक, रवि, शिल्पी, अंजू, बहुत बढ़िया। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान बताइए क्या होगा। बताइए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। कुछ लोग 19 बता रहे हैं, कुछ लोग 17 बता रहे हैं। अब आज आपको मैं समझाता हूं ऐसे क्वेश्चन आप पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे सवाल बनते हैं ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया तो 13 तो वैसे भी होने वाला नहीं है, क्योंकि 13 के बाद फिर 11 आएगा और 2 बड़ी संख्याओं का गुणा जो है आपका क्या कहते हैं 323 दिया गया, और वही क्रम का मतलब घटते क्रम। तो अगर 23, देखो अगर 23 सबसे बड़ी संख्या होगी, इसके बाद वाली सॉरी इसके पहले वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी 19, इसके पहले होगा 17। ठीक है, और अगर 19 सबसे बड़ी हुई तो इसके पहले 17 होगा, इसके पहले 13 होगा। अब देखो कौन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, जरा चेक कराना। अंतिम मतलब जो 2 छोटी वाली या फिर अंतिम 2 संख्याओं का गुणा, क्या ये 221 आएगा भाई साहब, इकाई का अंक तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये पेयर ही गलत है। यहां पे 221 आ रहा है, ठीक है, ये पेयर सही हो गया, और यहां पे भी आप गुणा कराओगे तो ये आपका 323 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 19 हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करता तो 13 हो जाती, बीच वाली संख्या पूछता तो 17 हो जाती। ठीक है, अब देखो कई लोग 13, 17, 19 का क्रम बता रहे हैं। अवरोही का मतलब क्या होता है बताना जरा भाई। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर उनका ये है 19, 17, 13। ठीक है, जो लोग 13, 17, 19 बता रहे हैं भाई, अंतिम 2 संख्याओं का गुणा 221 है, तो कम से कम पेयर तो सही लिखो, जोड़ा तो सही बना लो। ठीक है, अगर सवाल का जोड़ा सही नहीं बनाओगे फिर अपना जोड़ा कैसे सही बनाओगे भाई। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताओ ये सवाल क्लास में कोई है जो इसको सॉल्व कर पाएगा ईमानदारी के साथ, बताओ। अब अगर आपने कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है, पेपर में आपके सेट में ये प्रश्न आ गया तो फिर वहां पे क्या करोगे, किसको याद करोगे बताओ। बोले सर आपको याद करेंगे, तो मुझे तो याद करोगे, बहुत अच्छी बात है, बट जो लोग अमित सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पे मैथ पढ़े होंगे वो फिर भैया सवाल बना लेंगे मुझे याद करने के बाद, बाकी जो नहीं पढ़ा वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो मेरा टारगेट ये है ना कि जैसे आज ये सवाल आया, आज मैं मान के चल रहा हूं 90% का 99% से नहीं बनेगा, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आए आप बना पाओ, ये क्लास का मकसद होना चाहिए, आपके प्रैक्टिस का मकसद होना चाहिए। देखो अगर आपने ये नियम अपना लिया ना, महीने में या फिर डेली आप 15-20 सवाल भी करोगे ना, महीने में नहीं डेली 15 प्रश्न, या फिर सप्ताह में 5 प्रैक्टिस सेट भी कराना, तो पेपर में अच्छा रिजल्ट आपका आएगा।
भाई डेली 10 क्लास पढ़ना जरूरी नहीं है, एक क्लास पढ़ो, मन से पढ़ो, सीखो। मैं समझा रहा हूं क्या होता है, कंसेप्ट समझना, सवाल बड़ा ही आसान हो जाएगा, आप खुद बताओगे। देखो मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0 से, ठीक है, ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये नोट कर लो। अब देखो आंसर आप खुद बताओगे क्या होता है, c बटे में रूट का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे आंसर बता दो, दिस इज द कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूल बिंदु का मतलब है ऑरिजिन इंग्लिश में, जिसे आप 0,0 से दिखाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में। इसको लिख लेना, ठीक है। अब आंसर बता दो, ये भी लिख लेना, मूल बिंदु का यानी कि ऑरिजिन का मतलब क्या है, 0,0, ठीक है। और ये एक लाइन है, ये एक रेखा का समीकरण है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसकी दूरी क्या होती है, c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये अगर आपको पता था तो आप कहते सर यहां पे c है 6, रूट का 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, भाई 16 प्लस 9 25, उसका रूट लोगे 5, ठीक है। कई लोग 3/5 बताए थे, वो गलत था। अब बताओ पेपर में सवाल बनता कि नहीं बनता, कमेंट करके बता दो। अरे भैया बनता कि नहीं बनता, संता बनता, कमेंट करके बताओ। पेपर में ये सवाल अब बनेगा कि नहीं। ये कौन है अभी भी 7/5 बता रहा है, भाई साहब फोन से बाहर आपको खींच लूंगा, ठीक है, और यही किनारे चिपका दूंगा जब तक नहीं कहोगे समझ में नहीं आया। चलिए, तो अगर मैं इन फ्यूचर ऐसा सवाल कराता हूं तो मैं मान के चलूंगा आप आंसर सही बताओगे। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 साल में उसकी आयु पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। पिता की उम्र की आधी होने का मतलब क्या भैया, अगर उनके पिताजी 2 साल के हैं तो उनका मतलब 2:1 हो जाएगा। और एज में कंसेप्ट देखो, इसको कहीं लिख लो, दीवार में चिपका लो या फिर यहां पे टैटू बनवा लो, ठीक है। एज में क्या होता है, उम्र के गैप का मतलब उम्र का जो अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, अनुपात बदल सकता है लेकिन अंतर सेम रहेगा। तो यहां पे भी अंतर 24 साल का होगा, यानी कि ये 48 और ये हो गया जो है लड़का 24 साल का। ये 2 साल बाद का डाटा है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी भाई, पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी 48 माइनस का 2, यानी कि 46 साल के हैं पिताजी। ये जो डाटा है ये 2 साल बाद का है, कोई इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये 2 साल बाद की कंडीशन है। कुछ लोग 48 बता रहे हैं, कुछ लोग 48 बता रहे हैं। भैया क्या करके मानोगे ये बता दो, है कहे इतना अत्याचार कर रहे हो प्रश्न के ऊपर। उज्जवल 19 आपका क्लास में स्वागत है। ये देखो खूबसूरत सा प्रश्न है, इसकी खूबसूरती को देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब सवाल देखने मत लग जाना, कॉपी पेन उठा लो, नहीं है तो पड़ोसी से ले लो। बट कल सुबह आपके पास मतलब देखो प्रैक्टिस सेट हो, कोई भी मैथ की क्लास अटेंड कर रहे हो, कॉपी पेन आपके पास आपका अपना होना चाहिए स्वयं का, ठीक है। बताओ क्या दिया गया है, यदि 3% नमक युक्त 1 विलियन, विलियन का मतलब क्या, कोई एक सॉल्यूशन है, 5 लीटर मात्रा से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो शेष विलयन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी, बताइए। अब इस सवाल को आप ऐसे समझो, देखो आपने एक कटोरी लिया, ठीक है, उसमें नमक और पानी का घोल था, आप गलती से उसको धूप में भूल गए, ठीक है, आप लेकर आते हो और वो पानी जो है कम हो गया है। अब बताओ क्या इसमें से नमक उड़ गया, नमक तो नहीं गया ना, गया तो पानी ही ना। इसी वजह से क्या होता है, जब आप क्या बनाते हो भाई, कड़ी बनाते हो, मतलब कोई भी सब्जी बनाते हैं, अगर वो सूख जाती है तो नमक ज्यादा हो जाता है ना, फिर आप क्या करते हो,
पानी डाल दिया, नमक हो गया कम। कंसेप्ट यहां पे सीधा सीधा ये है कि भैया दोनों जगह पे नमक का जो परसेंटेज है वो बराबर होगा। तो 3% ऑफ 5 लीटर ये बराबर हो जाएगा हमारा x% ऑफ 5 में से 2 लीटर चला गया, बचा है आपके पास 3 लीटर। तो 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। यानी कि अब नमक की जो मात्रा है वो 5% हो गई है, नमक तेज हो गया है। इसमें घी डालो। अब क्या है सर ये नहीं बनता मिक्सचर का। भैया ये मिक्सचर का सवाल ही नहीं है, ये नॉर्मल आपको सोचना समझना। इसमें हमने कौन सा मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दिया जरा बताओ, कुछ तो नहीं लगाया ऐसा। और जो लोग 100/3 ये सब कर रहे हैं, भैया 100/3 वगैरह करने की क्या जरूरत है। यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, क्यों परसेंटेज बटे 100 ये सब कर रहे हो हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट वाली क्लास का समय है डेली रात के 9 बजे, रोज रात में 9 बजे। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। ए बी से 25% अधिक और बी सी से 30% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा बताइए। हाँ पानी मिला लो। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो ये आपका ए बी सी की बात करी गई है, ठीक है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। बी से 25% ज्यादा का मतलब ये आपका 5:4 हो गया। और बी जो है वो सी से 30% कम है। देखो परसेंट कम का मतलब क्या भाई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/10, ठीक है। इसका मतलब 10 पे 3 की कमी है। तो अगर C हमारा 10 हुआ तो B कितना होगा 7 होगा, ये अनुपात दिया गया था। सिंपल A और C का अनुपात, तो A हमारा क्या होगा 35 यूनिट अगर, तो B हमारा होगा 40 यूनिट। दोनों का अनुपात कैलकुलेट कर लो, 7:8 आ जाएगा। मैंने क्या बता रखा है, इसका उल्टा भी मौजूद है, एक बार जरूर देखें कि क्या हमसे C और A तो नहीं पूछा गया है, नहीं ए और सी ही पूछा गया है। तो 7:8 क्या होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 7:8 जो है आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइए आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, बताइए। 3 सिक्के एक साल उछाले, देखो यहां पे वो शोले मूवी वाला सिक्का नहीं है कि सर सिक्के पे ना तो हेड आया ना तो टेल आया, वो ऐसे खड़ा हो गया। भाई साहब या तो वो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये उस टाइप के सिक्के हैं। बताइए। अच्छा ये 1/2 वाले कहां से आंसर बता रहे हैं। देखो आंसर किसी ने सही नहीं बताया भाई, 1/2 आपका गलत है, 1/8 भी गलत है, ठीक है। अब एक बार मैं पहले पूरा क्वेश्चन आपको बता देता हूं भाई। 3 सिक्के उछाले गए, प्लीज बोर्ड पे ध्यान से समझना, ठीक है, ताकि आप प्रश्न के बातों को समझ पाए। देखो यहां पे हेड आ जाएगा, यहां पे भी हेड आ गया, यहां पे भी हेड आ गया, यहां पे हेड आया, यहां पे टेल आया और यहां पे हेड आया, यहां पे हेड आया, यहां पे हेड आया और यहां पे टेल आ गया, यहां पे टेल आया, यहां भी टेल आ गया, यहां भी टेल आ गया, यहां पे टेल आया और यहां पे आपका हेड आ गया, यहां पे टेल आ गया, यहां पे टेल आया, यहां पे टेल आया, यहां पे हेड आ गया। और बताओ कौन सी कंडीशन बच रही भाई, यहां पे टेल आया, ठीक है,
और यहां पे आपका हेड आया और यहां पे हेड आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका यहां पे हेड आया, यहां पे टेल आया, यहां पे टेल आ गया। तो टोटल ये 3 3 6 2 8 संभावनाएं हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सवाल क्या कह रहा था और आप उसको गलत तरीके से समझ रहे थे। इन्होंने बोला है कम से कम एक हेड आए, ठीक है, कम से कम एक हेड आए। यहां पे तो एक से ज्यादा है, यहां भी, इसमें कोई नहीं है। कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड है, कम से कम एक है, कम से कम एक है। तो 8 में से 7 बार ऐसी संभावना बन रही है मेरे भाई। 7/8, टोटल 8 था, उसमें से 7 ऐसी संभावनाएं बनी, प्रायिकता 7/8 होगा। आपने पता क्या बताया, जिन लोगों ने 1/8 बताया, आपने सिर्फ ये बताया कि सब में हेड आ जाए। आपने जो बताया 1/8 कब होगा, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों सिक्के पर हेड आ जाए उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1/8 होता, ठीक है। अब इसको, ये तो मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया भाई। सवाल को आप ऐसे समझ सकते हो, कम से कम एक हेड चाहिए। हम मान लेते हैं कि हेड किसी पे आया ही नहीं, तो सब पे टेल आ गया, इसकी संभावना कितनी हो जाएगी, 1/8 होगी। तो कम से कम एक हेड की संभावना कितनी होगी, 7/8 हो जाएगी। तो पूरा डिटेल में समझा भी दिया और डायरेक्ट भी आपको बता दिया कि आपका सवाल ये कैसे बनेगा, ठीक है। अरे सही हो। तो मेरे भाई ये सवाल पेपर में मैक्सिमम लोग निपटा देते, ठीक है। आप में से इसका आंसर बताइए क्या होगा। और सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस समय देखो 2 क्लास आपकी हो रही, शाम के 6 बजे टॉपिक वाइज, रात के 9 बजे प्रैक्टिस सेट, और कल नहीं परसों से एक नई सीरीज जिनका पेपर होना है दिसंबर में, उनके लिए स्टार्ट करेंगे। मतलब जो आरपीएफ का है और एएलपी में सोच रहा हूं उन सबकी मिलाकर एक क्लास जो है चला दी जाए, जिसमें मतलब उन तीनों एग्जाम के क्वेश्चन हो। इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ। तो अगर परिमाप आपको 160 बताया गया है तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी भाई, 4 गुणे भुजा होता है परिमाप, यानी कि भुजा आ गई 40, और डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना होता है, साइड इंटू √3 या फिर √2, बताओ। अरे √3 कब होता है, जब घन होता है, यानी कि क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब के केस में विकर्ण भुजा गुणे √3 होता है, वर्ग में भुजा गुणे √2 होता है, ठीक है। नहीं, वो जो एएलपी की बात कर रहा हूं वो क्लास सुबह में होगी 10 बजे। ये तो मतलब डेडिकेटेड है एएलपी के लिए, सॉरी एनटीपीसी के लिए। और अगर कोई ग्रुप डी की इन फ्यूचर तैयारी करेगा वो भी अटेंड कर सकता है। आरपीएफ एसआई वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं। बाकी कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एएलपी के लिए सुबह में क्लास कराएंगे। एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात 4:5:6:7 है और इसका परिमाप बताया गया 176 है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी, बताइए। अच्छा, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं इसका परिमाप क्या है, बताओ। तो सभी भुजाओं को जोड़ लोगे, यही तो इसका परिमाप होगा ना। सभी भुजाओं का योग ही क्या होगा, उसका परिमाप होगा। तो यहां पे आपको बताया गया 4:5:6:7, तो 6 4 10 5 15 और 7 22 हो गया। 22 यूनिट की वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में 176, यानी कि डाटा 8 गुना दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा ये 7 ना होकर कितनी हो जाएगी, 7 ना होकर ये कितनी हो जाएगी। बट क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ है, सवाल में तो कुछ गड़बड़ लग रहा भैया। अच्छा सही है, 7 × 8 यानी कि 56 हो जाएगा। मैं इसको 22 गुना करा रहा था। 56 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब होगा। बाकी वो सब ना भी बनाते, आप देखते ऑप्शन से देखो कैसे बनता। कुछ क्वेश्चन बेहद आसान है, जैसे 7 है, 7 से ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड नहीं है, ये इकलौता 7 से डिवाइड था, तो ऑप्शन से भी बन जाता।
बाई मेथड आप नहीं भी जाते फिर भी आपका ये सवाल बन जाता। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये कौन है, 7 का मल्टीपल AK, ये क्या है भैया, AK है। एक लिखना चाह रहे हो तो एक लिखो ना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये कौन है भैया क्लास में क्या कहते हैं, जनगणना करना चाह रहे हो क्या, कौन कौन कहां से, पढ़ लो है, वो सब काम बाद में करना, ठीक है। शुरुआत में आप आ जाया करो चैट बॉक्स में, तब पूछ लिया करो, या फिर लास्ट में जब मैं क्लास समाप्त करूं तब पूछ लिया करो, है कौन कौन कहां से। दो संख्याओं का जोड़ 434 है, उनका HCF 31 है। ऐसे कितने पेयर, कितने जोड़े बन सकते हैं भाई। HCF आपको 31 बताया गया है, तो क्या होगा 31 का मल्टीपल यानी कि आपका 31x हो गया, और ये आपका हो गया 31y, ठीक है। इन दोनों का जोड़ दिया गया है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 31 आप कॉमन लोगे, ब्रैकेट के अंदर x प्लस का y हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है 434 के बराबर हो जाएगी। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 31 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, और फिर ये आपका चला जाएगा 4 टाइम यानी कि 4 बार, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 यानी कि 14 हो जाएगा। अब पेयर बनाओ, जोड़ा बनाइए भाई साहब। अब जोड़ा बनाओ, तो जोड़ा आप कैसे बनाओगे, देखो ये 1 होगा तो ये 13 होगा, ये 2 होगा तो ये 12 होगा, ये 3 होगा तो ये 11 होगा, ये 4 होगा तो ये 10 होगा, ये 5 होगा तो ये 9 होगा, ये 6 होगा तो ये 8 होगा, ये 7 होगा तो ये 7 होगा। इतने जोड़े बन गए, 2 2 4 1 5 2 7, बोले 7 तो ऑप्शन में है ही नहीं, वरना कई लोग 7 भी लगा देते। बट हमने आपको समझा रखा भैया नंबर सिस्टम वालों, x और y क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो पेयर है, इसका कॉमन फैक्टर है, ये पेयर है कॉमन फैक्टर है, ये तो पेयर है कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर। तो 1 2 3, कई लोग जल्दबाजी में इसको भी काउंट कर लेते हैं, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो 1 2 3 ऐसे कितने युग्म बनेंगे जो उपरोक्त शर्त को पूरा करेंगे, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 3 पेयर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या था, 3। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। सिंपलीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, बट इसमें देखो आप अब इकाई अंक वगैरह नहीं लगा पाओगे, आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, ठीक है। 27 गुणे 4.15 प्लस का 30.8 डिवाइडेड बाई 22 का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट करिए और बताइए आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। 27 गुणे 4.15 प्लस का 30.8 भागे 22 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 27 गुणे 4.5 4.15 और प्लस का 22 से भाग लगाओगे, ये 1.4 आ जाएगा। इसमें देखो गुणा अब आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 गुणे मतलब 5 आपका होगा ये 135, बच गया आपके पास 13, 27 13 40, बच गया 4, 108 और 4 आपका आ गया 112, ठीक है। प्लस का 1.4 यानी कि 113.45, 113.45 क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल आपको कैलकुलेट करना था भाई, कैलकुलेशन आपको करना पड़ता। इसमें ए कैसे आ गया, ए तो गलत है,
इसका आंसर बताइए। देखो अलजेब्रा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया एडवांस मैथ के सब जो टॉपिक हैं, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ट्रिगो, बेसिक ज्योमेट्री, और आपको मतलब इतना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर सवाल आ गया, प्रायिकता का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यानी कि 2-2, 3-3 क्लासेस आपको ये एक्स्ट्रा 2-4 टॉपिक है इनके भी पढ़ने पड़ेंगे। जो टॉपिक पढ़ रहा उनके लिए की बात कर रहा हूं, ठीक है। डिजिटल सम फेल मार ही जाएगा। यहां पे क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4, इसकी वैल्यू आपको बराबर दी गई है 322 के। किसके बराबर दिया गया, 322 के। और आपसे x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। देखो एक होता है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, उतरने का मतलब क्या है, आप सेम प्रोसेस उल्टा फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपको x माइनस 1 बाई एक्स का मान देता ना और आपसे x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 पूछता तो वो आपको आसान लगता, ठीक है। बट ये भी आसान ही लगना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइएगा। अगर इसकी वैल्यू p होती, ध्यान सुनना, तो ये हमारा p स्क्वायर माइनस का 2 होता। तो यानी कि वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट का 322 प्लस का 2, तो 324, यानी कि आपका आ गया 18। अब फिर से आप सोचो, अगर इसकी वैल्यू p है तो ये p स्क्वायर प्लस का 2 होता, यानी कि अब क्या होगा, रूट का 18 माइनस 2 यहां पे होगा, तो ये आपका रूट का 16, यानी कि आ गया 4, ठीक है। बाकी पूरे फॉर्मूले यहां पे मैं लिख देता हूं, भैया नोट कर लेना, ये थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ता है घर पे भी। अगर ये p है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपका क्या होता है, p स्क्वायर प्लस का 2 होता है, ठीक। और अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू p है तो इसकी वैल्यू p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। बाकी आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो, जैसे इसकी वैल्यू 5, 5 का वर्ग क्या होगा 25, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 करना पड़ेगा क्योंकि ये है प्लस का 2, तो 25 3 27 होगा। अब 27 का वर्ग 729, इसको छोड़ ही दो, जब ये बड़ी वैल्यू दे रहा तो ये भी बड़ी देगा, 4 चेक कराओगे तो सही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी आप जा सकते थे, ठीक है, बाई ऑप्शन भी आप जा सकते थे। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सेशन को लाइक जरूर कर दें। और जो अगले इवेंट बना करें, मतलब जैसे जो कल वाली क्लास है उसका इवेंट पहले ही बन जाता है। आप लोग जैसे यूट्यूब पे टहल रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पे घूम रहे हो, तो इवेंट दिखा तो उसको तुरंत लाइक कर दिया करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब क्लास स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। बताइए, साइन 60 कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 कॉस 60 का मान ज्ञात करें, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 एंड कॉस 60। तो सिंपल आपको क्या करना भैया, साइन 60 और कॉस 60 का मान कैलकुलेट कर लो। साइन 60 कॉस 60, ठीक है। तो साइन 60 हमारा कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2, और cos 60 हो जाएगा 1/2, यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 4। अब ये सवाल आपका त्रिकोणमिति का था, लेकिन सीधा वैल्यू आपको पता होती। देखो वैल्यू वाले प्रश्न भी आते हैं, बहुत सारे सवाल आप ऐसे देखो, सीधा आपको मान पता हो, साइन 30 cos 45 sec 45 sec 30 cosec 60 tan 90 cot 0 tan 45, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए, मतलब सारे मान, ठीक है। आ जाओ इधर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या होगा। और देखो जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है उसका प्लेलिस्ट अलग है और इसका प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। तो दोनों आप जो है अलग अलग जो है पढ़ सकते हैं, और प्लेलिस्ट से जाके पुराना जिसको वीडियो देखना है वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है, पुरानी वीडियो वगैरह।
चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। इन्होंने क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.16 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5वें हिस्से के बराबर, यानी कि जो संख्या का अनुपात है वो 1:15 है। बात समझ में आई? या फिर 15:1 भी आप कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला पहली संख्या दूसरी संख्या, इन्होंने बोला एक दूसरे के। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या भाई, अगर एक संख्या 15 है तो एक संख्या 1 है। देखो गुणा तो हर जगह आपको 0.6 मिल जाएगा, बट जरा देखना कहां पे 1:15 दिया गया है। यहां पे है नहीं, यहां पे है नहीं, क्या यहां पे देखो, यहां पे अनुपात है 1:15, बताओ जरा 1:15 है। जी हां, इसका 15 गुना है, ये काम बन गया आपका। ऑप्शन नंबर बी। अगर इसको भी आपने गलत किया है तो फिर मतलब क्या ही करोगे, शीशे के सामने बैठ जाओ और खुद से पूछो कि भाई कब सुधरोगे। ठीक है, यही काम मतलब कर सकते हो अब। तो बाई ऑप्शन आपको करना था। बाई ऑप्शन कैसे भाई, गुणा आपको बताया गया है 0.6 है, तो चारों ऑप्शन में गुणा 0.6 आ रहा है, और बोला गया एक संख्या दूसरी के 1/5वें के बराबर है, तो एक संख्या दूसरी 1/5वें नहीं 1/15वें के बराबर है, तो अगर ये 15 है तो ये आपका हो गया 1। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब देखो ये सवाल, ये भी आप में से कोई भी नहीं बना पाएगा, जबकि ये दोनों सवाल, एक जो मैं कराया था वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। कंसेप्ट मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा, बट एक बार अगर कोई ऐसा हो जिसने पढ़ रखा है तो भैया एक बार ट्राई कर लो, बट अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए कि नहीं बन रहा है या फिर आपने ये नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, बताइए x² प्लस का y² प्लस का 7x प्लस का 4y प्लस का 9 इक्वल टू 0 की त्रिज्या ज्ञात करें। कैलकुलेट करके बताइए, सॉल्व करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट सॉल्व करके बताएं। हाँ तो चंदन गुप्ता जी देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे पढ़ोगे तो वो जमाना फिर से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सवालों को बनाना पड़ेगा, ये देखने के साथ नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसका पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए एक वृत्त बनाता हूं, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर जो है a, b है, ठीक, और इसकी त्रिज्या r है, ठीक, तो इसका समीकरण आप कैसे लिखते हो, इसका समीकरण यानी कि इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाएगी ये आप समझ लीजिए। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये है वृत्त का समीकरण। कंडीशन हमने आपको बता दी, कंडीशन क्या है। ठीक है, फिर से समझना, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या a, b है, सॉरी, अगर किसी वृत्त का केंद्र a, b है और उसकी त्रिज्या r है, तो उसका समीकरण क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे देखो सिंपल आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे, देखो ये अलजेब्रा से रिलेटेड आपको काम अब करना है। आप मुझे बता दो x और y में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। भैया a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोर्ड पे ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा, फिर तुरंत आप कहते हो बताने के बाद ही कि फिर से बता दीजिए। ठीक है, जबकि पहले ही इतना आराम से बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझाते हुए चल रहा हूं। तो x का यहां पे देखो 2xy वाली मतलब 2ab वाली जो वैल्यू यहां पे 7 है, यानी कि ये x प्लस का 7/2 का होल स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, तभी तो 2x और इसका गुणा होगा तो 7x आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, और y के साथ ये 4y है। ठीक है, यानी कि उसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप ये समझो, देखो
मैं बार बार क्यों कह रहा हूं भैया, ध्यान से समझो वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप इसको यही नहीं समझ पाओगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया गया। अब हमारे पास पूर्णांक था 9, 9 में से आप कितना लेके जा चुके हो, ये 49/4 यहां पे जा चुका है और 2 का वर्ग 4 यहां पे जा चुका है, तो 16 और ये यानी कि आपका 65/4 आपका यहां पे जा चुका है। जबकि हमारे पास था 9, ध्यान समझना, तो इसमें से जब आप 9 घटाओगे, ठीक है, इसमें से 9 नहीं, 9 में से आप ये घटाओगे, आपने इतना ले लिया है, तो ये आपका 36 यानी कि 36 और ये आपका आ जाएगा 29, यानी माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 4 आया। कहने का मतलब क्या है, माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 आपका ये बनाया। ठीक, ये पहले पॉइंट फिर से समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं क्या करें, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं एक्स वाई के फॉर्म में। ठीक है, पूर्णांक आपने 49/4 और यहां पे 4 ले लिया है, यानी कि 65/4 आ गया है, जबकि हमारे पास कितना था 9, 9 में से 65/4 आपने घटाया, मतलब अब पूर्णांक बच रहा है कितना, माइनस का 29 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है, वृत्त के समीकरण के रूप में लिख दो y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, इधर भी इसको वर्ग बनाना है भाई। 29/4 का मतलब क्या है, ये रूट का 29 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होगा, रूट का 29 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में आपने लिख दिया उसको। अब देखो कभी आपसे यहां पे पूछा जा सकता है इसका केंद्र, तो अगर हमसे इसका केंद्र पूछता तो केंद्र क्या होता, कोई बताएगा, यहां पे माइनस होता, यानी कि -7/2 कॉमा माइनस का 2, ये इसका केंद्र है। और इसके त्रिज्या की बात करी जाए तो त्रिज्या आपको दिखाई पड़ रहा है कितना है, रूट का 29 डिवाइडेड बाई 2 है। टॉपिक नहीं पढ़ रखा होगा मैक्सिमम लोगों ने, बट मैंने आपको बताया ये सवाल एक्चुअल में बनता कैसे, इसमें भी शॉर्टकट वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, बट वो जो है आप ऐसे तुरंत डायरेक्ट नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसमें भी मैं शॉर्टकट वगैरह आपको बता सकता हूं कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, शॉर्टकट का मतलब क्या है, हम ये कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ही नहीं, फिर भी कर देंगे, बट जब कभी जिसको टॉपिक वाइज पढ़ने का मौका मिलेगा उनको बताऊंगा कैसे करते हैं। बाकी ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है। ठीक है, इस सवाल को समझने का 1, 2 बार 3 बार आप देखना, बाकी बस आपको ये बताना चाह रहा था कि वो भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब वो सवाल कई सारे लोग छोड़ रहे होंगे। ठीक है, 3-4 प्रश्न ऐसे आपको अगर मिल गए जो मैक्सिमम लोग छोड़ रहे हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, वहीं पे आप निकल गए कहां, आगे। ठीक है, इसका इसीलिए कहता हूं भाई प्रैक्टिस सेट आप डेली अटेंड करिए। एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसको देखो अब वो सवाल इतना आराम से बताया था भाई, 4-5 मिनट का समय लिया है, दोबारा देखना आप उसको, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, शायद 21 था तो 21 को आप दोबारा देख लेना। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बाकी क्लास का समय रात के 9 बजे है, प्रैक्टिस सेट वाला टॉपिक वाइज क्लासेस। देखो पढ़ नहीं रहे हो फिर आप कहोगे कि सर ये वाला टॉपिक भी करा दो। शाम के 6 बजे नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, संख्या बिल्कुल कम हो चुकी है, जो पहली क्लास में थे उसके 1/3 बचे हैं। तो ऐसे तो मैंने पहले ही बोला था भाई टॉपिक वाइज, फिर तो और आता है नहीं, टॉपिक पढ़ना है नहीं, फिर कहोगे सर मेरे नंबर नहीं आते, इतने से रुक गया। भाई मेहनत आप सही से नहीं करते हो ना, मेहनत नहीं करोगे तो फिर काम कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। यानी कि ये 5 है तो 7 यूनिट डिस्टेंस बची हुई है, ये हो गया शेष दूरी का 5/7। इसका 5/7 कैलकुलेट करोगे 5 आएगा। इतनी हमने आपकी सहायता कर दी। देखो इन्होंने लैंग्वेज थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिया है, यहां पे ये लिखना चाहिए था एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, या फिर उसको कुल दूरी 32 किलोमीटर तय करनी है। यहां पे जो टोटल डिस्टेंस है वो 32 किलोमीटर है। अनु पांडे तुक्का मत लगाओ, है सवाल बनाओ उसके बाद ही आंसर बताओ।
तुरंत 12 बता दिया। तो पहले देखो, आपको पता यहां पे जो सवाल है ना, यही डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा। टोटल 12 है, 12 यूनिट की वैल्यू दी गई 32 किलोमीटर। ठीक है, तो जो दूरी उसने तय करी है, ये हिस्सा कितना हो जाएगा, कोई बताएगा मुझे? भाई 32/12 गुणे 5, ये हो गया। स्पीड आपको कैलकुलेट करना, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम कितना है? 1 घंटे 20 मिनट का मतलब 4/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो भाई। 32 गुणे 5 यानी कि 160 हो गया, और गुणे में चला जाएगा आपका ये 3, और यहां पे आ जाएगा 12 गुणे, और यहां पे आ जाएगा 4। 3 से डिवाइड करोगे ये आपका 4 बार, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, 16 से आप डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे आपका सही जवाब। सर 4/3 कहां से आया? 1 घंटे 20 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो ये 4/3 घंटे हो गया। इस सवाल को भी कई लोगों ने नहीं बना पाया होगा अभी क्लास में भी और पेपर में भी, जबकि है ये सिंपल सा क्वेश्चन। 9 नवंबर के बाद मेहनत होगा, मतलब क्या 2-4 तारीख को शादी वादी है क्या? ठीक है, बाकी यहां पे जो है आपका क्लास समाप्त होता है, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पीडीएफ वगैरह जो है, जो टॉपिक वाइज की क्लास की पीडीएफ है या फिर प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ है, अमित सर मैथ्स आप सर्च करो, या फिर मैथ्स बाई अमित सर टेलीग्राम पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लो, अपना मस्त बिंदास तरीके से नोट्स बनाओ। जो सवाल नहीं बनता उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, भैया आपको भी नोट्स बनाना है ऐसे प्रश्नों का जिसमें आप फंसे हो, जिसका कंसेप्ट आपको नहीं पता था, क्योंकि अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, पढ़ते जाओगे भूलता जाएगा, पढ़ते जाओगे भूलता जाएगा, पेपर में जाओगे सब भूल जाएगा डर के मारे। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है डर के मारे, तो इसलिए सही से पढ़ाई करें। ठीक है, और सेशन को जो टॉपिक वाइज क्लासेस है उसको जाकर उठा के जो भी खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। भाई 2-4 दोस्त 5 दोस्त जो भी हैं, क्लासेस को आप शेयर कर दिया करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल शाम में 6 बजे जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय बताऊंगा, और डिविजिबिलिटी रूल के अच्छे अच्छे प्रश्न कराऊंगा, तो उस क्लास को सभी लोग अटेंड जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।